नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों 5 डेली क्वेश्चन सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मैं हमेशा से यही बताता हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, जबकि आपके लिए 5 कॉन्सेप्ट होंगे। आपके ये किसी ना किसी टॉपिक को पूरा कवर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप बीएससी बायो के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी एजी के, चाहे बीएससी नर्सिंग के, तीनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले कि मैं इन 5 क्वेश्चन को डिस्कस करूं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है वो कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि बीएससी मैथ, बीएससी एजी, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट्स एंड सोशल, बीए एलएलबी और एलएलबी। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इन 5 क्वेश्चन को मैं इससे पहले कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आइए अब हम इन 5 क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 800 इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड पी प्लांट्स, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ येलो एंड रिंकल्ड सीड्स। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने एक इसी सीरीज में आप बायोलॉजी के क्वेश्चन में आपको बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको F1 और F2 दोनों जनरेशन निकालना सिखाया था, वो मैंने आपको बताया था किससे, पुनेट स्क्वायर के थ्रू। तो वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, पर मैं आज इस तरह का एक और क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि मैं आपको ट्रिक बता पाऊँ, क्योंकि जेनेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो अगर आप उन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा एक क्वेश्चन में, जो कि कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि बायोलॉजी में इतना समय आपका जाया हो। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन उठाया था कि मैं आपको ट्रिक से बताऊं कि आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों या तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल वे जो मैंने आपको पहले भी जिस क्वेश्चन बताया था तो उस तरह से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे तो सबसे पहले जो होता है हमारे प्लांट, तो उसमें क्या है मैंने आपको बताया था, जो पेरेंट्स कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। तो येलो राउंड ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, उसका हम क्रॉस करवाते हैं जब ग्रीन रिंकल्ड से, तो जाकर के हमारी F1 जनरेशन बनती है, और जब F1 का हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन बनती है। तो इस तरह से जब आप क्रॉस कराते जाएंगे तब जाकर के आपको F2 जनरेशन पूरी की पूरी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इसमें देखिए कि हमारे पास जब मैं F1 का क्रॉस कराऊंगा आपस में, तो सबसे पहले जो है कि मेरे पास टोटल कितने जाइगोट्स बनेंगे मुझे वो देखना है। तो उसका जो एक फॉर्मूला है वो क्या होता है, 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर n। तो अगर देखिए 4 की पावर n, तो यहाँ पे क्या है, n हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, कितने हमने कैरेक्टर चूज किए हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, एक तो बीज का शेप है और एक जो है उसका क्या है, कलर है। 2 चीजें हैं, तो हम 4 की पावर 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारे पास जो F2 जनरेशन टोटल कितने बनेंगे, 16 जो है जाइगोट बनेंगे। तो ये 16 जाइगोट बनेंगे, ये आपको कंफर्म हो गया। तो ये आप इस ट्रिक से ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेके चलते हैं, है ना, एक ही कैरेक्टर लेके चलते हैं, तो इसमें आपको F1 का जब क्रॉस कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 की पावर 1। तो आपको टोटल 4 जाइगोट मिलेंगे। आप जानते भी हैं इसका, देखिए मैं छोटा सा इसको तो बना सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही छोटा होता है। जब आप F1 करेंगे तो F1 में आपको मिलता है T और T। जब आप जब आप दोनों को अलग करते हैं तो आपको कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t मिलते हैं। अब आप इनको जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह से आपको मिल जाता है। क्या रेशियो होता है इसका, 1:2:1 ये रेशियो होता है। ये आप सभी को याद भी होगा। ये क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है ना, जीनोटाइपिक मतलब एक कैपिटल T है, 2 कैपिटल T स्मॉल t है, एक स्मॉल t स्मॉल t है। लेकिन अगर आपसे फिनोटाइपिक पूछे, फिनोटाइप क्या होता है, दिखने में, कि दिखने का पूछे रेशियो, तो ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये बौना दिखेगा। मैंने आपको कहा था अगर एक भी कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब वो जो है वही अपना जो कैरेक्टर है शो करेगा, बाकी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। तो तीनों ही लंबे दिखेंगे। तो अगर हम जब इसके फिनोटाइप पे जाएंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। तो ये चीज़ें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ।
उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। दो कैरेक्टर हमने लिए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे टोटल जो जाइगोट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। आप इसे जिस तरह से मैंने पहले बताया था उस हिसाब से बना करके चेक करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा 16 बनेंगे। अब उसमें आपको क्या करना होगा कि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कौन सा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ येलो एंड रिंकल्ड सीड। तो येलो एंड रिंकल्ड, तो येलो क्या हो सकता है, कैपिटल वाई, और रिंकल्ड के लिए क्या होगा, रिंकल्ड तो हमेशा यही होगा, देखिए स्मॉल आर यही होगा, क्योंकि रिंकल्ड अगर एक भी कैपिटल आर होता तो वो रिंकल्ड नहीं रहता, वो क्या हो जाता, राउंड शेप का हो जाता, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो अगर रिंकल्ड बोला है तो एक भी कैपिटल आर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। लेकिन येलो के लिए तो ये भी पॉसिबल है और ये भी तो पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि एक भी कैपिटल वाई रहेगा तो येलो दिखेगा। तो ये दो तरह के जीन जो हैं पॉसिबल हैं हमारे येलो एंड रिंकल सीड के लिए, तो ये दोनों पॉसिबल है। अब आप क्या करेंगे, जब आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तब आप 16 में से ये आप काउंट करेंगे कि ये जीन टोटल कितने हैं, और उस हिसाब से आप इसका रेशियो निकाल करके ये आप नंबर ऑफ सीड्स बताएंगे। लेकिन मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको उतना नहीं करना, पुनेट को अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस में पुनेट वर्क बनाते हैं तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और गलतियाँ होने की संभावना होती है, उतना स्पेस नहीं होता है। तो हम उसे क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसे क्या करेंगे, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से चेक करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कैसे करेंगे, मतलब ये दो कैरेक्टर हैं, मैं दोनों को अलग अलग कर लूंगा। यहाँ दो कैरेक्टर क्या है, एक तो कलर है, दूसरा शेप है, तो मैं कलर को अलग कर लेता हूँ। तो जब मैं कलर को अलग करता हूँ, कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, तो यहाँ से मुझे F1 मिलता है। F1 क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जब मैं इसका आपस में क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ये तो सभी को याद रहता है क्लास 10th से ही, ठीक है। तो यही हम बस क्लास 10th से ही से सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैं जब शेप को लूंगा तो इसी तरह होगा, ठीक है। ये हमारा F1 हो जाएगा, और जब F1 का मैं क्रॉस कराऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसने हमसे बोला येलो एंड रिंकल्ड, तो रिंकल्ड के लिए इस पे तो क्रॉस हो गया, क्योंकि ये कैसा दिखेगा, गोल दिखाई देगा, राउंड शेप में दिखाई देगा। इस तरह ये भी कैसा दिखाई देगा, राउंड शेप में, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है। तो ये दोनों तो क्रॉस हो गई, इन दोनों रेशियो का हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास बचा क्या, ये सिर्फ यही हमें रिंकल्ड देगा। लेकिन अगर हम बात करें येलो की, तो येलो कौन देगा, ये देगा येलो, जी हाँ ये येलो देगा, ये येलो देगा, हाँ ये भी येलो देगा। क्या येलो देगा, नहीं, ये ग्रीन देगा, क्योंकि दोनों ही स्मॉल वाई है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये नहीं देगा। तो इन दोनों का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1, ठीक है, 1 2 का किससे करेंगे हम, इससे। तो जब आप इसका करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आया, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों, तो आपके दोनों जीन के लिए आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी। जो तो आपको 2 तो ये वाले मिल जाएंगे और एक ये वाला मिल जाएगा। 2 क्या मिल जाएंगे आपको, ये वाले कितने मिल जाएंगे आपको, 2 के रेशियो में, और ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, टोटल कितने जाइगोट बनेंगे, 16। तो 16 में से क्या होंगे, 2 ये होंगे और 1 ये होगा, तो ठीक है। इसी हिसाब से अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये अब सारी चीज़ें बायो है यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स आ गया, वो भी 4th 5वीं क्लास का मैथ्स है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। मेंडल ने अपने नियमों के लिए मैथ्स का यूज़ किया भी था। तो देखिए हमारे पास टोटल 800 सीट्स हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने बनेंगे, ये इसका रेशियो क्या होगा, 2/16 × 800 होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 800 इंडिविजुअल्स है हमारे पास। तो टोटल 16 जाइगोट है, 16 में से 2 ऐसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2/16। तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 100। इसी तरह जब मैं कैपिटल वाई और स्मॉल आर की बात करूंगा तो ये मेरे को कितना मिलेगा, 1/16। टोटल 16 जाइगोट बन रहा है, जिसमें से 2 ये और 1 ये, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, कितना मिल गया, 50। तो टोटल अगर मैं बात करूं येलो रिंकल्ड सीड्स की, तो ये भी येलो रिंकल्ड है, ये भी येलो रिंकल्ड है, तो ये क्या हो गया, 100 + 50 मतलब 150। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया 4th।
देखे आप लोगों ने देखा कितना हमने इजी वे में इसे क्वेश्चन को कर लिया। ये तो मैंने आपको समझाया। जब आप अगर एक बार समझ जाएंगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो आप वही फिर पुनेट स्क्वायर के थ्रू जाएंगे और आप जानते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। और स्पेस एग्जाम में आपके कॉपी में आपके पास जो पेपर होता है उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि आप उतना खर्च करें। तो ये जो है इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया ताकि मैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझा पाऊँ। अब चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या कहता है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा वो क्या हमसे क्या कहता है, इफ ए पर्सन इनहेल नॉर्मली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन विच पल्मोनरी वॉल्यूम विल बी इनहेल्ड। ठीक है, विच पल्मोनरी वॉल्यूम विल बी इनहेल्ड। ठीक है, ये बोला है हमसे कि एक आदमी है वो क्या करता है, दम लगा करके सांस बाहर निकालता है और उसके बाद एक नॉर्मल जो है इंस्पायरेशन करता है। मतलब अंदर जब वो सांस बाहर निकाल रहा है तो उसने काफ़ी दम लगाया है, लेकिन जब वो सांस अंदर ले रहा है तो वो एक नॉर्मल सांस ले रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा वॉल्यूम जो है उसके अंदर उसके लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें हमें जो चारों पांचों चीज़ें दी गई है वो हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पे हमें टीवी, IRV, ERV, FRC कुछ ऐसे कुछ टर्म दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीवी की। टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन में या नॉर्मल एक्सपायरेशन में, अभी जैसे क्या है मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, नॉर्मल सांस लेते टाइम मैं जितना अंदर ले जा रहा हूँ या फिर मैं जब सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो नॉर्मल में मैं कितना सांस बाहर निकाल रहा हूँ उस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितना होता है, ये होता है अप्रॉक्स 500 ml। ठीक है, ये होता है अप्रॉक्स 500 ml। उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो क्या है, IRV। ठीक है, ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जब हम दम लगा के सांस अंदर, एक तो मैंने क्या किया नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, और एक जब हम लोग योगा वगैरह करते हैं तो कहते हैं मतलब पूरा जितना फोर्सफुली जितना सांस अंदर ले सकते हैं लीजिए। तो उस टाइम जो हम जितना सांस खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये अबाउट 3000 ml ये होता है। ठीक, इसी तरह जब ERV की हम बात करते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो ये क्या होता है, जब हम दम लगा करके सांस बाहर निकाल रहे हैं, जब मैंने पूरा फोर्स लगा करके अपने लंग्स को खाली करना चाहा तो उसको मैं क्या कहूँगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ये क्या होता है, ये अप्रोक्स 1100 ml होता है। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है कि जब आप सांस ले, जब इंसान पहली दफ़ा सांस लेता है, जो बच्चा अगर मान लीजिए पैदा हुआ है उसने पहली दफ़ा सांस लिया है तो उसके जो एल्वोलाई होते हैं उसमें कुछ सांस भर जाता है और वो सांस हमेशा उतनी जो गैस है वो हमेशा उसमें बनी रहती है। वो चाहे उसके बाद आप कितना भी दम लगा करके बाहर फेंके उतना जो है हमेशा उसमें बचा रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कितना होता है, 1200 ml ये होता है। तो इसका जो यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका कई बार जो जैसे कि कई बार बच्चों को जन्म के बाद कुछ लोग मार देते हैं तो उसमें जो जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें इसी तरीके से पता लगाया जाता है। होता क्या, अगर बच्चा पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है बच्चा पैदा होता है तो रोता है, उसने सांस लिया होगा तो वो क्या होता है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा के लिए उसके एल्वोलाई में जमा हो गया। ये इंसान के मरते दम तक उसके पास होता है। तो उसमें ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है रहता है। तो वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि बच्चा मिला और किसी ने पुलिस से झूठ बोला कि नहीं ये बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, हमने इसे नहीं मारा है, तो वो क्या करते हैं, उसे भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम वाले क्या करेंगे, उसके लंग्स को निकाल के पानी में डालेंगे। तो पानी में अगर वो लंग्स डूब जाता है इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था, क्योंकि उसने सांस नहीं लिया, उसके एल्वोलाई में कोई गैस नहीं थी। लेकिन अगर बच्चे को पैदा होने के बाद मारा गया है तो उसके एल्वोलाई में ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बचा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या है, वो पानी में वो लंग क्या है, तैरने लग जाता है। तो अगर वो तैर गया तो फिर वो बता देते हैं नहीं ये बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हो गया था, इसे बाद में मारा गया है। तो ये इसके काम आता है। दूसरा ये किस काम आता है, आप देखते होंगे जब किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो माउथ टू माउथ जो है, जो लोग जो हैं
जो एक जैसे ही मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी केस है, तो माउथ टू माउथ उसे सांस देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यही जो गैस है यही जो जब हम ये एक्सचेंज हो जाती है, जब हम दम लगा करके सांस देते हैं तो ERV जो है हमारा, उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ CO2 होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में O2 भी होता है। तो जब हम आप बाहर निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो CO2 निकाल रहे हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में O2 होता है जो कि इस RV में से चला जाता है। तो जब आप उसे देते हैं तो उस इंसान को वो O2 मिलता है, जिसके कारण वो उसकी जीने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, और वापस से जो चीज़ें जो गैस बाहर निकला है वो वापस से रिप्लेस हो करके, लेकिन ये इतना जो 1200 है ये हमेशा मेंटेन रहता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, FRC एक टर्म आया है, तो मैं इसको भी बता दूं, ये क्या था, फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम, फंक्शनल रिजाइडल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इसमें एक आता है ERV और दूसरा RV, ये आता है इसमें, ठीक है, ये चीज़ आती है। एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हम किसकी बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी में हम सिर्फ RV छोड़ के सारी चीज़ों की बात करते हैं, मतलब उसमें TV भी आएगा, IRV भी आएगा और ERV भी आएगा। देखिए बेसिक जो है यही चार हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें इन्हीं से बनी है। तो FRC की बात करें तो उसमें ERV और RV आएगा। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो TV, IRV और ERV आएगा, उसमें RV नहीं आता है। और उसके बाद मैं बात करूं टोटल लंग कैपेसिटी की, तो उसमें क्या है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको टर्म्स बता दिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक जो आदमी है वो नॉर्मल इंस्पायरेशन करता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाह रहा है वो, कि उसने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया था। फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ERV को बाहर निकाल दिया। मैंने अभी बताया ERV क्या है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन है। तो उसने क्या किया, ERV को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वो नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में मैंने आपको क्या बताया, TV, ये TV नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन दोनों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। तो TV क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसके अलावा वो कोई दम नहीं लगा रहा। तो अगर हमारा जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा ERV प्लस TV। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया होता कि वो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली इंस्पायरेशन करता है, तो बताइए क्या होगा। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन मतलब ERV बाहर निकला। तो जब ERV बाहर निकला, ठीक है, उसके बाद तो ERV जो बाहर निकला, तो जब सांस लेगा तो जितना उसने बाहर निकाला है दम लगा करके, उतना तो आएगा ना अंदर। मान लीजिए हमारा नॉर्मल जो लंग्स हैं वो जितना फूला हुआ है, अगर आप दम लगा करके उसमें से गैस निकालते, जाहिर सी बात है पिचक जाएगा। तो जितना वो पिचका तो वापस से उतना फूलेगा ना। तो जितना आपने दम लगा करके बाहर निकाला है सबसे पहले तो वो अंदर आएगा, फिर आप जो नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं वो भी होगा, तो TV भी अंदर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी कह रहा है कि वो दम लगा करके सांस अंदर भी ले रहा है, ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन भी कर रहा है। तो उसके बाद वो फिर जितना खींच सकता है वो भी अंदर आ जाएगा। तो आपको ये टोटल वॉल्यूम जोड़ करके बता देना पड़ेगा। इसने आपसे अभी इस टर्म में पूछा, हो सकता है आपसे ML के टर्म में पूछ ले। तो मैंने चारों का आपको डेटा भी दे दिया है, आप सबको जोड़ लेंगे और बता देंगे कि ये जो है इतना खींचेगा। तो ये आपका, लेकिन अभी का जो क्वेश्चन है वो ERV प्लस TV तक ही है। वो जब उसने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया तो सबसे पहले उतना ml गैस जो है अंदर आएगा, और उसके बाद जो नॉर्मल जो इंस्पायरेशन का वॉल्यूम होता है वो अंदर आएगा। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो देखिए मैं मेरिस्टेम टिश्यू की अगर बात करता हूँ तो मेरिस्टेम टिश्यू सबसे पहले हम बांटते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में, ठीक है। अब प्राइमरी में भी देखिए, तो प्राइमरी में भी क्या होता है, देखिए कि एक होता है कि वो लेटरल जो है उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो लेटरल हो रही है या फिर वर्टिकल हो रही है। दो तरह की ग्रोथ होगी, एक तो होगी जो प्लांट की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, और दूसरी क्या होगी, इसकी चौड़ाई मतलब मोटाई बढ़ेगी। तो अगर उसमें लेटरल ग्रोथ है वो भी वो हो रहा है कि नहीं, और जो एपिकल, तो इसमें हम प्राइमरी की बात करें, जो प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या आता है,
एपिकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम हम उसको कहते हैं जो प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के दौरान रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो उसकी हम बात करते हैं जो उसकी चौड़ाई में या मोटाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा क्या है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जानते हैं क्या होता है, ये घास वगैरह में पाया जाता है, घास में, बांस में जो उसके नोड्स होते हैं उसके बेस पे भी ये मेरिस्टेम होता है। तो ये क्या करता है, उनकी पत्तियों की लंबाई बढ़ाता है इंटरकैलरी घास में। और ये एपिकल मेरिस्टेम मतलब उसका एपिक्स में, उसकी एपिक्स में वृद्धि हो रही है, तो प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन ये क्या है, वर्टिकल है, प्राइमरी मेरिस्टेम है और वर्टिकल ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं लेटरल ग्रोथ की भी बात करूं तो एक होता है प्राइमरी भी रहेगा और साथ में लेटरल भी रहेगा, ठीक है, दोनों, मतलब प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के टाइम ही बना है, लेकिन उसके लेटरल ग्रोथ में भी उसका रोल है। तो इसमें क्या आता है, इसमें जो है हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी जो जितने भी होते हैं वो लेटरल ग्रोथ ही करते हैं, तो सेकेंडरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, इसमें वर्टिकल नहीं आता, क्योंकि सेकेंडरी जितने भी हैं उसके लेटरल ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाता है। देखिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आप सीधा फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और इसमें क्या आ जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा क्या आ जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाती है इसमें। तो ये चार चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी। तो ये चारों में होता क्या, देखिए इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर में आपको अंतर बताता हूँ। ये देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया, एक सेल बनाया, मतलब एक वेस्कुलर बंडल का ये, तो अंदर क्या है, ये जाइलम है और बाहर क्या है, ये फ्लोएम है, ठीक है। इसमें जो ये कैम्बियम होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन जैसे ही हम वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे होंगे, ठीक है, ऐसे ही वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे होंगे, सब में ऐसे ही होगा। तो ये क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हम इसे कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसके बीच में आप जानते हैं, इनके बीच में क्या होती है, मेडुलरी रेज होती हैं। तो मेडुलरी रेज क्या करती हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट में, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो मेडुलरी रेज क्या करती है, इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स को आपस में जोड़ देती है, इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को आपस में जोड़ देती हैं। तो जोड़ देती हैं, तो ये जो मेडुलरी रेज है जब इसको जोड़ देती है तो ये भी एक कैम्बियम का रूप धारण कर लेती है, और इसे ही हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो है, ये टर्मोलॉजी आपकी क्लियर हो गई कि इंटर और इंट्रा में क्या फ़र्क है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में तो क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उसका एग्जाम्पल है, जी नहीं, मैंने अभी बताया इंटर नहीं है। उसके बाद इंट्रा, हाँ है, कॉर्क कैम्बियम है, नहीं है, ऑल, तो ऑल ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर चला जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो जानते हैं और उसको समझते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमसे कह रहा है कि यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, अबव मेंशन कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू विच किंगडम। ठीक है, इसने हमें कुछ कैरेक्टर्स दे दिए और किंगडम पूछा है। तो सबसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मोनेरा। मैं किंगडम की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मोनेरा, ये हुआ प्रोटिस्टा, फिर क्या आता है माइकोटा। माइकोटा क्या होता है, फंजाई वाले, जिसमें सभी फंजाई आते हैं। फिर क्या आता है प्लांटी। प्लांटी में क्या क्या आ जाएगा, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म सब।
ठीक है, प्लांटी, तो इसमें क्या होगा, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक सभी आ जाएंगे। और उसके बाद क्या आता है, एनिमेलिया। एनिमेलिया ये हमारी किंगडम है, 5 किंगडम सिस्टम है ये। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें यूनिसेल्युलर की, तो ये दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों। बस ये क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट होता है, और ये क्या होता है प्रोटिस्टा, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस आपको पता है, जिसमें सेल के न्यूक्लियस के बाहर अगर मेम्ब्रेन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट, और अगर नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मोनेरा भी क्या होता है, यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा भी क्या होता है, यूनिसेल्युलर। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक प्रोकैरियोट है, एक दूसरा क्या है, यूकैरियोट, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे, हमें दूसरा क्या दिया है, एक्वेटिक, ठीक है। ये कोई हमें खास चीज़ नहीं मिली। एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइकोटा के कई फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, मोनेरा भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करें, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक ये दोनों प्लांटी और माइकोटा और प्लांटी, सॉरी माइकोटा और एनिमेलिया, माइकोटा और एनिमेलिया ये दोनों जो हैं ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये। और प्लांटी जो है कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होता है, प्लांटी जो है कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हेट्रोट्रॉफिक में, अगर आप माइकोटा और एनिमेलिया कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते। प्लांटी जो है सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है, वो हेट्रोट्रॉफिक नहीं हो सकता। बाकी ये दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों हो सकते, ये दोनों हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटो, हेट्रो, कीमोट्रॉफिक सब हो सकते हैं ये लोग, ऑटो एंड हेट्रो दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑटो एंड हेट्रो ये दोनों हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता चली। अब कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये भी इसमें इन दोनों में पाया जाएगा बाय बाइनरी फिजन। बाकी तीनों में क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी तीनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इन तीनों में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और बाकी इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन इन दोनों में इन दोनों के नंबर में पाया जाता है। तो कह रहा है, अब आपसे पूछा है कि ये जो कैरेक्टर है ये किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं, 2 क्या 3 कट चुके हैं, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, क्योंकि उसने आपसे क्या बोला है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों बोल दिया। तो यही दोनों पॉसिबल है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी ये तीनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइकोटा एनिमेलिया कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है, प्लांटी कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक। तो ये तीनों तो कभी आपके आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या हो सकता है आपका, मोनेरा या प्रोटिस्टा। और अब हमको सोचना है यूनिसेल्युलर भी दोनों है, पर क्या यूकैरियोटिक दोनों होते हैं, जी नहीं। यूकैरियोटिक सिर्फ कौन होता है, प्रोटिस्टा। तो आपका आंसर जो है वो क्या चला जाएगा, कौन सा किंगडम की ये बात कर रहा है, जो भी कैरेक्टर दिए हैं इसने उससे आप कौन से किंगडम को पहचान पाए हैं, प्रोटिस्टा को। तो आप आंसर क्या लगा देंगे, सेकंड, ठीक है। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो हमसे क्या कहना चाहता है वो जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है मेल गैमेटोफाइट विथ लिस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन, है ना। मेल गैमेटोफाइट में कह रहा है लिस्ट नंबर ऑफ सेल है, मतलब वो डेवलप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाशित है, ठीक है। ये उसने हमें बोल दिया और 4 फाइलम दिया, अब हमें उसमें से पहचानना है, ठीक। तो मेल गैमेटोफाइट सबसे ज़्यादा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सीरीज है हमारी एल्गी से लेकर के हम बात करेंगे। अब एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट, फिर आपका आ गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, आप 2 तरह टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट की बात करें
तो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है वो एल्गी में, सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। और धीरे धीरे जो क्या है वो जब हम आगे जाएंगे तो ये घटता चला जाता है। जबकि हम स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट की बात करें तो वो क्या होता है, इसमें सबसे कम डेवलप होता है, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये इसका डेवलप बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता क्या है, देखिए गैमेटोफाइट कुछ नहीं, मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है और ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अंतर आपको पता है। नंबर क्रोमोजोम सेट की बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जैसे क्रोमोजोम सेट कितने का होता है, 23 पेयर है हमारे पास, मतलब 2 सेट हैं, 23 पेयर हम बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो 23 क्रोमोजोम है वो पेयर में है, जबकि इसमें क्या है, उसकी एक ही यूनिट होगी, चाहे वो जितने क्रोमोजोम हो, हर स्पीसीज में वो वेरी कर जाता है। तो अगर हम 2n बोल रहे हैं तो मतलब जितने भी इस प्लांट के पास क्रोमोजोम है वो सबकी कॉपी इसके पास मौजूद है। अगर 3n बोलेंगे तो उसके ट्रिपल मौजूद है, ये होता है। तो इसके पास जो है 2 सेट प्रेजेंट है और इसके पास क्या है, सिंगल सेट प्रेजेंट है। ये हो गया गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंस। तो अगर हम बात करें गैमेटोफाइट की, तो उसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। तो उसमें अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो कैसे होगा, तो गैमेटोफाइट जो है ये मेन प्लांट बॉडी अगर हम देखें, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, इसमें क्या मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होती है, वो हैप्लॉइड होती है। तो अगर हम बात करें तो इससे आगे जो है रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो ये है माइटोसिस होता है। इसमें माइटोसिस होने से एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों बनते हैं। ठीक है, एक एंथ्रीडिया बन जाएगा और एक आर्किगोनिया बन जाएगा, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों बनेंगे। अब दोनों फ्यूज होते हैं तो उससे 2n बनता है। 2n जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब ये जाइगोट में क्या होता है, फिर माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से वापस माइटोसिस होगा तो जानते हैं आप, जो ये इसकी प्लॉइडी है वो घटेगी नहीं, हमेशा किस में घटती है, मियोसिस में। ये 2n का 2n जो रहता है ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब इस एम्ब्रियो में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो ये 2n से क्या बन जाएगा, n, तो इसको क्या बोल देंगे हम, स्पोरोफाइट। तो इस तरह से इसका स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका स्पोरोफाइट बनता है। अब अगर हम इधर की तरफ चलें तो मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट हो जाती है। तो वो इस तरह से होगा, उसमें जनरेशन स्पोरोफाइट रहेगा, ये क्या रहा 2n। तो अब इसमें जो जनरेशन होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होगा तो n 2, तो यहाँ 2n से n बन जाएगा, 2n से n बन जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो बना ये क्या बन जाएगा, इसका स्पोर बन जाएगा। ठीक, अब स्पोर जो है वापस से 2 स्पोर जो है आपस में लेकर के जब 2 स्पोर फ्यूज होंगे तो वापस 2n स्ट्रक्चर बनेगा, वो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। इस तरह जो है ये प्रोसेस होता है। तो इसमें हम देखें तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, और इधर हम जाएंगे तो मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट हो जाती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसमें जो है गैमेटोफाइट जो है लिस्ट नंबर ऑफ सेल होगा, तो अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है इसका मतलब ये अच्छी बात थोड़ी ना है, तो गंदी बात हुई कि इसका मतलब गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप नहीं है। सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा है, लिस्ट नंबर ऑफ सेल से ये सीधा पूछना चाह रहा है कि किसका गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप नहीं है इसमें। और तो हम आंसर किसके साथ जाएंगे, तो देखिए सबसे ज़्यादा गैमेटोफाइट जो है किसका डेवलप रहेगा, एल्गी का, फिर ब्रायोफाइट का उससे थोड़ा कम, टेरिडो का उससे कम, जिम्नो का उससे कम, एनजीओ का सबसे कम। स्पोरोफाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलप रहेगा एनजीओ, उससे कम जिम्नो, उससे कम टेरिडो, उससे कम ब्रायो, उससे कम एल्गी। तो अगर आपसे लिस्ट नंबर ऑफ स्पोरोफाइट का पूछता तो आंसर क्या चला जाता, एल्गी, लेकिन आपसे उसने क्या पूछा, लिस्ट नंबर ऑफ गैमेटोफाइट का, तो आंसर क्या चला जाएगा, एनजीओ। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, 4। तो हमारे जो चारों क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।